तो हमने कल देखा कि मोमेंटम वाले क्वेश्चन हमने किए। क्या हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस शुरू किए हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं ना। सर नहीं किया टाइप्स ऑफ फोर्सेस शुरू, आज करने हैं सर, कल खत्म मोमेंटम क्या थी। देखो बेटे, दुनिया में अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो उसके मेन जो दो टाइप्स हैं, तो उसमें पहला आता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो बेटे, कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना हाथ जो है इसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा और इसको पुश करना पड़ेगा, है ना। जब मेरा ठीक है। हाथ इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, जब मैं इसको पुश करता हूं, तो मैंने कांटेक्ट फोर्स इसको दिया। तो दुनिया में हम किसी भी चीज को पुल करते हैं, पुश करते हैं, दिन भर में हम जितनी भी काम अपने हाथों से करते हैं, उन सब में हम कौन से फोर्सेस लगा रहे हैं? कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट। करेक्ट। तो कोई भी पुश हो या पुल हो, ठीक है, या टेंशन इन द स्ट्रिंग हो, या नॉर्मल रिएक्शन हो, ठीक है, या फिर फ्रिक्शन हो, ये सारे फोर्सेस कांटेक्ट फोर्सेस ही हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में ऐसे कोई फोर्सेस है क्या? दुनिया में क्या जादू है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, दुनिया में बहुत सारी जादू है कि जहां पर कोई भी कांटेक्ट किए बिना पूरा वायरलेस मैकेनिज्म उसको खींच लेता है ना। तो एक है ग्रेविटी, सर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स है हाँ। कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो यही है सिर्फ। ये दो बेसिक प्रकार के हम क्लासिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला हम सीखेंगे टेंशन। देखो, टेंशन किसी भी बॉडी के ऊपर जब टेंशन लगता है, तो टेंशन, अगर ये स्ट्रिंग है, ये रोप है, किसके अंदर है? ये स्ट्रिंग में या रोप में? तो तो जनरली हम रोप को या स्ट्रिंग को हम मासलेस जब कंसिडर करते हैं, तो उसमें टेंशन जो आता है, तो बॉडी एम के ऊपर हमेशा टेंशन इज पुलिंग फोर्स। टेंशन हमेशा पुल कर सकता है बेटे, पुलिंग फोर्स है ये, ठीक है। स्ट्रिंग में या रोप में, जैसे मान लो कि मेरे पास एक रस्सी है, मैंने रस्सी को एक दीवार से बांध दिया और दीवार से रस्सी बांध कर उसको मैं खींच रहा हूं, तो मैं पुल कर सकता हूं। लेकिन रस्सी से मैं क्या उसको पुश कर सकता हूं? नहीं। और इसीलिए यही सर। टेंशन इज पुलिंग फोर्स। इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए ये एक्ट होता है। हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर ही लेना है टेंशन को, ठीक है। टेंशन को हमेशा दूर लेना है, ये ध्यान रखना। अब इसमें अगर पुली अपनी जो स्ट्रिंग या रोप है, वो मासलेस अगर है, मासलेस स्ट्रिंग या रोप अगर है, ध्यान से सुनिएगा, मासलेस है मतलब लाइट, मतलब उसका लाइट वेट है, ठीक है, लाइट वेट, हल्की है, जैसे थ्रेड है ना, तो थ्रेड के जैसा। तो मासलेस है और लाइट वेट अगर रोप है, तो उसमें हर जगह पर टेंशन सेम रहेगा। ओके, तो इसमें लिखेंगे कि टेंशन टी इज सेम थ्रू आउट, थ्रू आउट द स्ट्रिंग और रोप, ठीक है।
स्ट्रिंग या रोप के अंदर हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यहां पर एक ऐसी रस्सी है, ओके, तो अगर यहां पर टेंशन है टी, तो यहां पर भी टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी ही होगा। ठीक है, तो टेंशन टी जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सेम होता है, लेकिन वो मासलेस होनी चाहिए। अगर उसको मास रहा तो ये दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, इफ स्ट्रिंग हैज सम मास, तो फिर ऐसी स्ट्रिंग जिसको कुछ ना कुछ मास है उसमें टेंशन हर जगह पर अलग अलग होगा। यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T3, यहाँ पर T4, अलग अलग टेंशन होगा। तो सर उसको मतलब, ढूंढना कैसे है वो हम अपने इसमें ढूंढेंगे। बोलो। सर ये टेंशन T1 T2 इस चैप्टर में नहीं है ना? आ, इस चैप्टर में T1 T2 नहीं है ना अभी अभी ढूंढने के लिए? है ना इसी चैप्टर में। T1 T2 भी है सर, हमें सिखाई नहीं T1 T2 कैसे ढूंढना है। हाँ, जैसे मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, करेक्ट। यस सर। और नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? सर अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेंगे, शाबाश, समझे। यस सर। सर, हम्म। सर वो क्या लिखा है, टेंशन इज पुलिंग, वो एफ क्या है, रोप है ना वो सर? टेंशन इज पुलिंग फोर्स, टेंशन इज पुलिंग फोर्स। सर, सर, हम्म। सर वो क्या लिखा है, इट एक्स, वो समझ रहा नहीं है, वाई, और वो वाई थर्ड। इट थर्ड। एक्ट्स अवे अवे, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हो गया। सर मतलब ये पहले केस को मास 0 ग्राम है क्या, और सेकंड केस में मास कितना भी रह सकता है क्या? क्या? समझा नहीं मेरे को, पहले केस को। सर पहले केस में टेंशन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, मतलब 0 0 ग्राम मास है, मतलब कुछ मास नहीं है, और सेकंड में थोड़ा सिर्फ कम मास है क्या? हाँ, मतलब उसका मास कंसिडरेबल है, कुछ मास है उसको, 1 kg, 2 kg, 0.5 kg, कुछ भी होगा, लेकिन होगा। यस सर, सर हो गया लिख के सर। चलो, नाउ अब दोस्तों यहां पर देखो, ये टेंशन तो हम समझ गए कि टेंशन जो है वो पुलिंग फोर्स है हमेशा। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज है इसको समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए, सर आज अर्जुन ने आया। पता नहीं कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। नाउ बेटे, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन को समझने जा रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन जनरली हम बोलते हैं कि यहां पर कोई ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक को जमीन पर अगर रख दिया तो जमीन इसके ऊपर कुछ फोर्स देगी, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हम बोलते हैं, करेक्ट। जनरली नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर लगता है कांटेक्ट फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ कि इस मास को क्या mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है? बोलो। यस सर। mg फोर्स इसको नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, लेकिन क्या ये नीचे जा रहा है? नो सर। क्यों? सर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ऊपर रख रहे तो दोनों आपस कर रहे तो कैंसल आउट हो जा रहे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ऐसा दूसरी भाषा में ऐसा कह सकता हूं कि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है लेकिन जमीन इसको नीचे अलाउ नहीं कर रही है। जमीन इसको नीचे जाने को अलाउ नहीं कर रही है। इसी ब्लॉक को अगर मैं
पानी के सरफेस के ऊपर रखता, इसी को मैं पानी के सरफेस के ऊपर रखता, और ये हेवी ऑब्जेक्ट है, तो ये हेवी ऑब्जेक्ट क्या पानी के अंदर mg के कारण गिर जाता? यस सर। क्यों? क्यों मतलब ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे रहा है। है? पानी में अंदर क्यों गिर जाएगा और धरती में अंदर क्यों नहीं गिर रहा है? सर क्योंकि धरती उसका फोर्स खुद वो मास पर लगा रही है, तो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। पर वाटर वाटर का कुछ फोर्स नहीं है उस पर, तो एक ही तरफ फोर्स आ रहा है, इसलिए नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है बेटे, सरफेस जो है, रिजिड सरफेस है, उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, यस और नो? लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को पक्के तरीके से पकड़ के नहीं रखा, इसलिए पानी के अंदर कोई चीज डालो तो डूब जाती है। मतलब कि सफिशिएंट नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड्स, बट द सॉलिड्स, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अटैचमेंट, और इसके कारण क्या होगा, वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने नहीं देगा, उसको पकड़ के रखेगा। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों का कॉन्टैक्ट जहां पर हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में अगर ये समझा बेटा, पहला क्लियर है? यस सर। दूसरे एग्जांपल में मेरे पास दो ब्लॉक्स है, ए एंड बी, दो ब्लॉक्स है। मैंने ए ब्लॉक को यहां से पुश किया, मैंने इसको पुश किया, ओके, यहां पर हमने पुश किया है ए को, तो क्या बी वाला ब्लॉक भी आगे जाएगा बेटा? यस सर। तो बी को पुश कौन करेगा? ए। ए। इसका मतलब बी के कांटेक्ट में होने के कारण, बी के कांटेक्ट में होने के कारण बी को ए ने फोर्स दिया, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब बी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एन। ये बात समझ में आई? जहां पर कांटेक्ट यस है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन होनी ही होनी है। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो? सर, मतलब वो ए ने बी को पुश किया, तो वो नॉर्मल रिएक्शन हो गई क्या? हाँ, जब ए बी को पुश करेगा दोस्त, तो वो जो पुश है, वो हमने जितना फोर्स दिया उतना फोर्स ये यहां पर नहीं लगेगा। हाँ, हमने जो पुश किया वो पुश यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर कुछ अलग पुश होगा, क्योंकि ए ने बी को धक्का मारा है, और वो है नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया है ना? कभी कभी हम क्या कर देते हैं कि मान लो कि हम कतार में खड़े हैं, ठीक है, क्यू क्यू में खड़े हैं, सारे बच्चे बच्चे होते थे, है ना? तो एक आधा जो नॉटी बच्चा है, वो क्या करता था, आगे वाले को ऐसे पुश कर देता था, तो वो जाके उसके आगे वाले को धक्का मारता था, और बेचारा मार खाता था। यस सर। यस सर। तो अगर वो बोलेगा कि ए तूने क्यों धक्का मारा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने थोड़ी ना धक्का मारा, उसने तेरे को धक्का मारा। मैंने उसको धक्का मारा, उसने तेरे को धक्का मारा, तो तू उसको पीट। तो ये भी वही बोलेगा, ये बोलेगा कि अरे तू क्यों पुश कर रहा है, तो ये क्या बोलेगा, नहीं मैंने नहीं पुश किया तेरे को, किसने पुश किया, ए ने पुश किया। बात समझ में आई? ठीक है। तो यस सर। अब दूसरा चीज कि नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन according to
न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार नॉर्मल रिएक्शन जो है दोस्त, वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट उसका रिएक्शन होता है। मतलब अगर ए ने बी को धक्का मारा एन, तो वो फोर्स किसके ऊपर एक्ट हुआ? बी के बी ऊपर। पर। उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है ए के ऊपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जी हाँ, ए के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जहां पर कांटेक्ट आता है वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है। ए के कारण बी के ऊपर, बी के कारण ए के ऊपर। ए ने जितना फोर्स बी को दिया उतना ही फोर्स बी ए को देगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। तो क्या यहां पर ये जमीन ने ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर दी, तो क्या ब्लॉक भी जमीन को नॉर्मल रिएक्शन नीचे देगा दोस्त? यस, यस। तो इसका मतलब ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हुआ ऊपर की तरफ, और जमीन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हुआ नीचे की तरफ। सर क्लियर? पर तब तब नीचे तो दो दो रिएक्शन हो गए, तो ब्लॉक नीचे जाना चाहिए ना, एम जी और एन। क्या बेटा? एम जी और एन दो रिएक्शन हो गए, तो वो ब्लॉक नीचे जाना चाहिए। लैंड के दो फोर्स नीचे डाल रहे हैं, एक फोर्स ऊपर डाल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम फोर्सेस जब कंसिडर करते हैं तो वो कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये दिस फोर्स एन, ये वाला फोर्स इज एक्टिंग ऑन मास एम। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन मास एम। दिस mg is acting on mass m, but this n normal reaction is not acting on mass m, it is acting on the earth। समझे कि नहीं समझे? अरे बाबा, वो फोर्स कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि लेट अस कंसिडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी ने दूसरों को जो फोर्सेस दिए वो कंसिडर नहीं करने हैं। बॉडी के ऊपर कौन कौन लोगों ने फोर्सेस दिए बस वही कंसिडर करने हैं। कुछ समझ में आया? यस सर। और इसीलिए यहां पर एन और mg दोनों एक्ट नहीं कर रहे बॉडी के ऊपर। mg इज एक्टिंग ऑन मास m, बट नॉर्मल इज एक्टिंग ऑन द अर्थ। चलो, दूसरा चीज कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में आए हैं, उन दो सरफेसेस के बीच में जहां पर भी कांटेक्ट है वहां पर उस सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है और यहां पर हमने एक बॉल रख दी है, एक बॉल को हमने यहां पर रख दिया। ओके, देखो बेटा, एक बॉल ऐसे हमने एक डिग है, इसके अंदर हमने इसको रख दिया। तो बेटा यहां पर कांटेक्ट बिटवीन बॉल एंड द सरफेस दो कॉन्टैक्ट्स हैं कि एक है? कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? दो। दो। दो कॉन्टैक्ट्स है। जहां जहां पर कांटेक्ट है वहां वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहां पर आया कांटेक्ट, तो यहां पर इस सरफेस को जहां पर उनका ये टेंजेंशियल होगा उसको, यस और नो? ये टेंजेंशियल होगा ना? हाँ यस सर। ये टेंजेंशियल होगा, करेक्ट? ये टेंजेंशियल है, तो इसको परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, उसको बोलेंगे N1। इज दैट क्लियर?
वहां पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नाम दे दिया N1। N1 यहां पर दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर N2। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा N2। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? सर N2 N N हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा ना, न्यूट्रल और नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में सेंटर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस उसके कांटेक्ट में आया वो उसको टेंजेंशियल रहेगा। करेक्ट है ना? जो सरफेस उसके कांटेक्ट में है उसको वो परपेंडिकुलर है, इसलिए सेंटर की तरफ। चलो फटाफट लिख लो, फास्ट, कम ऑन। चलो, तो यहां पर हमने क्या देखा कि किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन जहां पर कांटेक्ट आता है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगता ही लगता है। ओके, चलो बेटे, अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम चलेंगे पुली मास सिस्टम को समझने, और उसके अंदर हम समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। नाउ सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पुली मास सिस्टम जो है, तो उसको एनालाइज जब हम करते हैं तो उसमें फोर्सेस लगाकर उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई भी सिस्टम अगर है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि कोई एक सिस्टम, उसका स्टेट दो प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। एक तो वो एक्सेलरेटेड होगी वो सिस्टम, एक उसका टाइप है कि वो सिस्टम या तो एक्सेलरेटेड होगी, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो इक्विलिब्रियम में होगी। अब सिस्टम एक्सेलरेटेड है या इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड सिस्टम का मतलब है कि कोई भी सिस्टम लीनियर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, तो उसमें अगर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक को कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ना? ठीक है, या फिर वो सर्कुलर मोशन में अगर है तो सर्कुलर मोशन में उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ऐसी सारी सिस्टम्स को एक्सेलरेटेड सिस्टम्स कहेंगे, जिसमें वो जो ब्लॉक है, वो जो सिस्टम है, उसका स्पीड या तो बढ़ते जा रहा है या तो घटते जा रहा है। बात समझ में आई? यस सर। एक्सेलरेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? सर उसमें ब्लॉक मास एक्सीलेट हो रहा है ना, तो डी एक्सीलेट हो रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल नहीं है वो, एक ही जगह पर नहीं रुक रहा है। नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब अलग होता है। सर एक्सेलरेटेड का मतलब मतलब या तो उसका स्पीड बढ़ रहा है या तो स्पीड घट रहा कम है। हो रहा है। यस सर। दो ही चीजें हैं। एक्सेलरेटेड मतलब पहली पॉसिबिलिटी कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, या तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, या फिर वो सर्कुलर मोशन में अगर है जिसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटीज डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो उसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर होना चाहिए, तो ऐसी सिस्टम को एक्सेलरेटेड सिस्टम कहा जाएगा। तो ऐसी एक्सेलरेटेड सिस्टम में दोस्तों, जहां पर एक्सेलरेशन है, मैंने आपसे कहा था कि फोर्स
जहां पर है वहां पर एक्सेलरेशन है, और जहां पर एक्सेलरेशन है वहां पर फोर्स होगा। करेक्ट। इधर पर इधर फोर्स वेरिएबल होगा ना, आपने बोला स्पीड चेंजिंग है मतलब एक्सेलरेशन भी चेंजिंग है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा ना। फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है इसकी बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि फोर्स है, जिंदा है या मरा, बस इतनी बात चल रही है कि फोर्स है या नहीं है, कांस्टेंट हो वेरिएबल हो कुछ भी हो, लेकिन फोर्स है, दैट्स ऑल। यस सर। एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है। समझे? ऐसी सिस्टम में हमें करना क्या है कि हमें फोर्सेस को बेटे समेशन करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, या फिर उसके कंपोनेंट्स अगर लेंगे हम, तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सारे एक्स कंपोनेंट्स ले लो और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कर दो, या फिर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस ले लो और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कर दो। सर देखो मतलब मैंने क्या, एक्सेलरेशन के कितने भी वाई कंपोनेंट आएंगे सबको ऐड करना पड़ेगा। हाँ बेटा, यस। तो जितने भी फोर्सेस होंगे सबके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कर लो, एक्स और वाई पहले डिसाइड कर लो किधर लेना है, और उसके बाद सारे फोर्सेस जो एक्स एक्सिस पे हैं उन सबको ऐड कर दो, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट बोल दो, और सारे y फोर्सेस को ऐड कर दो, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कर दो, तो आसानी से क्वेश्चन डिकोड हो जाता है। तो ये हुआ पहला एक्सेलरेटेड सिस्टम। ये बात समझे? ठीक है। यस सर। अब समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। बेटे इक्विलिब्रियम का मतलब एकदम सिंपल है कि एक्सेलरेटेड का उल्टा, जिसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए जीरो। एकदम सिंपल। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए दोस्तों? जीरो। जीरो। एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये हुआ कि क्या स्पीड बढ़ेगा, नो सर। क्या स्पीड घटेगा? नो। नो। इसका मतलब क्या स्पीड कांस्टेंट है? यस सर। यस। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब हो सकते हैं, या तो उसका स्पीड कंप्लीटली जीरो है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो समझ जाना कि इक्विलिब्रियम है। पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट किसी मोशन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद अ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, या फिर एंगुलर वेलोसिटी में भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगा आगे। तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है दोस्त, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो आगे बढ़ रहा है, मतलब रेस्ट पे नहीं है। तो इक्विलिब्रियम के दो मतलब हुए। इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो दो केसेस में हो सकता है, या तो रेस्ट में जहां पर वेलोसिटी जीरो है, या तो मोशन में जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। कुछ समझ में आया बोलो? तो इसमें हमें करना है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। यहां पर हमने क्या लिखा था? फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर क्या लिखना है? समेशन करके सबका एडिशन कितना आना चाहिए? जीरो। इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑल्सो जीरो एंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस ऑल्सो जीरो होना चाहिए, तब जाके इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस सर। फटाफट लिख दो फास्ट। सर समेशन का मीनिंग क्या रहता है? हाँ। समेशन, हाँ। उसका मीनिंग क्या रहता है? समेशन मतलब ऐड करना, सम करना। समेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडिशन। लेकिन इस केस में फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन ध्यान रखना।
फोर्स वेक्टर है इसलिए वेक्टर एडिशन। समेशन का मतलब एडिशन। कुछ समझ में आया? यस सर, हो गया सर। शाबाश। तो अब कोई भी क्वेश्चन आने दो, हम उस क्वेश्चन को सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि वेदर ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है या ये क्वेश्चन इट इज फ्रॉम एक्सेलरेटेड सिस्टम। एक्सेलरेटेड सिस्टम। जस्ट अ मिनट। अब हम चलते हैं पुली मास सिस्टम को समझने। ठीक है, तो सिर्फ पुली मास सिस्टम में ही नहीं बल्कि किसी भी सिस्टम में अब हम एक फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा कि वो अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पुली मास सिस्टम। पुली मास सिस्टम में पुली तो आपको पता ही है कि ऐसे एक व्हील होता है जिसको ऐसे बीच में से फिक्स किया गया है यहां पर, इट इज फिक्स्ड पुली। और इसके बाजू में दो बंदर लटक रहे हैं। ठीक है, ए और बी नाम के बंदर। ठीक है जी। अब ये जो पुली है ये जनरली हम लाइट वेट पुली लेते हैं। पुली कैसी है? लाइट वेट है। कुछ एजम्पशंस बता रहा हूं जो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट वेट पुली होनी चाहिए, पुली एकदम लाइट वेट होनी चाहिए, उसका खुद का कुछ वेट नहीं होना चाहिए। ओके। स्ट्रिंग्स जो है, स्ट्रिंग्स यस ऑल्सो लाइट वेट होनी चाहिए। सर, लाइट मतलब मासलेस ना। हाँ, तो लाइट वेट मतलब ही मासलेस कंसिडर करते हैं हम। उसका मास इतना छोटा है कि कंसिडर करने लायक ही नहीं है, ऐसा समझे। उसका मास इतना छोटा है कि उसका अपने कैलकुलेशंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा मास होना चाहिए उसका, बहुत ही कम। और देर इज नो, ये स्ट्रिंग्स जो है लाइट वेट है और ये स्ट्रेच नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल। मतलब रबर कहने चाहिए। हाँ, नॉन फ्लेक्सिबल है, नॉन स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच नहीं हो सकती। नहीं तो ऐसा होगा कि वो होगी स्ट्रेच और उसके अंदर दूसरा इलास्टिसिटी आ जाएगा, है ना। तो वैसा नहीं चाहिए। तो ये सारे कंसिडरेशंस हैं। और अब आपको देंगे कि भाई बी का मास है मान लो m2, ये ए का मास है m1, और m2 अगर हेवी है तो अब क्या होगा, m2 ये नीचे खींचेगा और m1 ऊपर जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, तो ये व्हील ऐसे गोल 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 घूमेगा, पुली है ना, ये पुली ऐसे गोल गोल घूमेगा और ये ऐसे जाएंगे। समझे कि नहीं? ये M2 नीचे, M1, ये M2 नीचे जाएगा और M1 ऊपर, तो ये ऐसे नीचे जाएगा। समझ में आया? ओके, ठीक है जी। अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, या फिर पुली को किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लगा दो, स्ट्रेट रोड पे लगा दो, इंक्लाइन प्लेन के साथ स्ट्रेट रोड लगा दो, बहुत सारे उसके कॉम्बिनेशंस होंगे। इन सारे अलग 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 कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसका एक फ्रेमवर्क देता हूं। उस फ्रेमवर्क को याद रखना। सर देखिए, मतलब कौन सी भी पुली के क्या फोर्स के क्वेश्चन, क्या पुली के क्वेश्चन। हाँ, पुली से रिलेटेड हो या किसी भी फोर्सेस से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से करने हैं क्या? इसी जो मेथड से करने के हैं जो अभी दे रहा हूं। यस सर। तो उसमें इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चंस आते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम के भी आते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के, पुली के, कनेक्टेड बॉडी वाले प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स इस एक फ्रेमवर्क से ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो ध्यान से, मतलब 99% क्वेश्चंस अभी जो मेथड दे रहा हूं उसी मेथड से सॉल्व होंगे।
इस चैप्टर के 99% क्वेश्चंस अभी जो फ्रेमवर्क दे रहा हूं उसी से सॉल्व होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रेमवर्क। क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रेमवर्क, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि सिस्टम क्या है। डिसाइड द सिस्टम। पहले हमें डिसाइड करना होगा कि सिस्टम किसको आप कंसिडर कर रहे हो। क्योंकि अगर अपने पास 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पर दो है ना, उनको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। ऐसे 1 2 3 4 अलग अलग हो सकते हैं, या 1 2 3 हो सकते हैं, या सिर्फ 1 2 हो सकते हैं, या फिर सिर्फ 1 हो सकता है। तो दिए हुए क्वेश्चन में अलग अलग ब्लॉक्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। पहले हमें कंसिडर करना है कि इनमें से किसको पहले कंसिडर करना है, मैदान में किसको लेना है, टेबल पे। ठीक है, किसको टेबल पे लेके उसकी पिटाई करनी है, तो उसको पहले डिसाइड करो कि ये सिस्टम है। दूसरा, देखो कि उस सिस्टम में एक एक को पकड़ के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, FBD जिसको बोला जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD या फ्री बॉडी डायग्राम हम इसको बोलते हैं। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो बताता हूं मैं। तीसरा स्टेप कि डिसाइड कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है वो डिसाइड करो। तो उसके आधार पर आपको समझ जाएगा कि आपकी जो सिस्टम है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपेयर करते हुए वेदर इट इज एक्सेलरेटेड और इक्विलिब्रियम। तो उससे आपको पता चलेगा कि अपनी सिस्टम एक्सेलरेटेड है या अपनी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब आपको उसके बाद इक्वेशंस बनाने हैं, मेक इक्वेशंस। मेक इक्वेशंस, कैसे इक्वेशंस बनाने हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू MAX, समेशन FY इक्वल्स टू MAY। क्योंकि सिस्टम अगर एक्सेलरेटेड है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसे हम उसके इक्वेशंस बनाएंगे। और यहां पर भी इक्वेशंस बनाएंगे। समेशन FX इक्वल्स टू 0, समेशन FY इक्वल्स टू 0। कुछ समझ में आया दोस्तों? और अब सॉल्व इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। अब हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें जो कुछ भी चाहिए उसको ढूंढ सकते हैं। क्या ये फ्रेमवर्क समझ में आया दोस्तों? बोलो, इज दैट क्लियर? इसको फटाफट नोट डाउन करो तो हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसी होती है उसको समझते हैं। हो गया बेटा? नो सर। सर मेक इक्वेशन फोर्थ है ना, और फिर सॉल्व इक्वेशन साइमल्टेनियसली फिफ्थ है ना सर? नहीं, ऐसे ही 4 स्टेप से ऐसा समझो। नहीं तो वो मेक इक्वेशन को फिफ्थ फोर्थ स्टेप बनाओ क्या? वो हाँ थोड़ा इजी जाएगा। हाँ चलेगा चलेगा। यस सर, हो गया। हो गया ना? चलो, अभी ना बेटा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनानी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनानी है। और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करके इक्वेशंस कैसे बनानी है, तो वो मैं कल बताता हूँ। ठीक है? यस सर। चलेगा, तो सर। आज ही रुक जाते हैं। ओके, यस सर। तो सर तो अभी कट टेस्ट दूं क्या?